पिछले कुछ दिनों से, और उनके पौधों की बात कर रहे हैं, और विशुद्ध प्रेम को हमने फिर से शुरू किया है। तो हमने चित्रा नक्षत्र की बात की थी कल, और आज स्वाति नक्षत्र है। तो हम देख रहे हैं कि जो चित्रा नक्षत्र है उसका जो पौधा है वो बेल है, बिल्व है। और स्वाति नक्षत्र है, उसका पौधा है अर्जुन। तो दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण पौधे हैं, और दोनों को ही हम ऐसा समझें कि हमें पूरा नॉलेज इसके बारे में होना चाहिए। अर्जुन की छाल के बारे में तो हम बार बार बात करते भी हैं, और बहुत सारे लोगों को पता भी है ना। तो सबसे पहले हम बेल की बात करते हैं, बिल्व की बात करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो बेल है, बिल्व है, आमतौर पे आप देखेंगे कि हम जब किसी भी सेक्रेड प्लेसेस पे जाते हैं, यानी कि हम जहाँ पर ध्यान साधना करते हैं, पूजा करते हैं, या अपने आत्मा के उद्धार के लिए कहीं पर भी हम उस शांति के लिए जाते हैं, तो वहां पे हमें हर मंदिर में ना, हर सेक्रेट प्लेस पे हमें बेल मिलता है। और भगवान शिव और माँ पार्वती की उपासना के रूप में हम बेल के पत्रों को हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं ना। और जैसे कि पहले बताया था कि जो प्रजापति है, वो जब उस पंच उनका शरीर जब मिट्टी में मिल रहा था, तो उनकी हड्डियों से खैर बना, खदिर बना, और उनकी हड्डियों के भीतर जो मज्जा धातु है, उससे ये बिल की उत्पत्ति हुई, ये बताया जाता है। और ये बताया जाता है कि इसमें पार्वती माँ का वास है। अब पार्वती माँ का वास है, इससे तो हम ये सोचे कि ये फेमिनिन एनर्जी का प्रतीक है, कि इनके पास जो हमारी फेमिनिन एनर्जी होती है, यानी कि लविंग एनर्जी होती है, वो इस पेड़ के पास बहुत होती है। और ये जो पेड़ है, इसको हम इस तरीके से देखें कि जो आप इसकी छाल को देखेंगे ना, जब इससे प्रेम करेंगे, तो आप इनकी छाल ना बहुत भुरभुरी सी होती है। जैसे अंदर से हमारी मज्जा होती है ना, मज्जा को भी आप कभी नेट के ऊपर देखें कि कैसी मज्जा धातु होती है हमारे अंदर से, तो उसके अंदर ना कुछ कुछ ऐसे जाल से बने हुए होते हैं। और उन जाल के अंदर हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब बन रहे होते हैं। मतलब किचन टाइप होता है हमारा जो मज्जा धातु है। इसी तरीके से जब आप पेड़ के पास जाएंगे और उस छाल को देखेंगे, तो भुरभुरी सी होती है वो। और इस लकड़ी को कभी भी हवन के लिए यूज नहीं करते, इसको घरों में रखा जाता है, ये मैं पहले डिटेल में बता चुकी हूँ। तो आ, इसके पास, जैसे हम कहते हैं ना, सतयुग की जो शक्तियां हैं, इस पेड़ के पास सतयुग की शक्तियां होती है। लेकिन चारों तरफ एक आभा मंडल बिखरा हुआ होता है, और ये आभा मंडल पूरे, जैसे मंदिर में जहां पर भी ये होता है, उसके चारों तरफ कुछ मीटर तक इसका आभा मंडल फैला हुआ होता है। बहुत बड़ी ऑरा इसकी होती है, और सस्टेन रहती है। मतलब कि वो सस्टेन का मतलब कि जो कभी नष्ट ना हो। मतलब सस्टेन और मेंटेन में दोनों में फर्क होता है। सस्टेनेबिलिटी वो होती है कि जहां पर वो चीज मिट नहीं सकती। तो इसका आवा मंडल इतना स्ट्रांग होता है कि जो इसकी शरण में बैठ जाता है, इसकी ऑरा में बैठ जाता है, वो ऑटोमेटिकली खुद में ही स्वस्थ हो जाता है। उसके पास अपने आप ही प्रेम जो तत्व है, राधा तत्व है, वो अपने आप ही अंदर से उपजने लगता है। जैसे कदम के पेड़ की बात भी करेंगे कभी। तो इसके कांटों में भी ताकत है, इसके पत्तों में भी ताकत है, इसकी छाल में भी ताकत है, इसकी जो तना है उसमें भी ताकत है, इसके फूलों में भी ताकत है, और इसके फल में भी ताकत है। तो बेलगिरी को हम जब खाते हैं तो अपनी, अब आजकल जो लू चल रही है और सूरज की गर्मी होती है, तो उसमें बेलगिरी के का रस पिया जाता है, बेलगिरी को खाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे अंदर की गर्मी को दूर करता है। सेम इसी तरह कांटों की माला बच्चों को पहनाई जाती है ना, ताकि
जो चारों तरफ का जो इन्फेक्शन है एनवायरनमेंट के अंदर, जो विषैले तत्व है उसको दूर करने की शक्ति उनके कांटों में होती है। तो कांटों की भी कंटक, बिल्व कंटक माला बोलते हैं इसको, बिल्व कंटक माला की। अ, जो कांटे जो होते हैं उसको हम काट कर और उसके बाद उसको ड्राई करके और उसको सुई से, जैसे तुलसी माला होती है ऐसे बिल्व कंटक माला बच्चों को डाली जाती है। उसके कांटों को काट के और बिल्कुल ऐसे जैसे हम तुलसी माला बनाते हैं ऐसे उस माला को डाला जाता है, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत होता है। और इसकी लकड़ी को रखा जाता है, जैसे गर्भिणी के जो हम वास बनाते थे पहले, कमरा बनाते थे, तो उस निवास स्थान में चारों तरफ इसकी लकड़ी को रखा जाता है। इसकी लकड़ी के ही ऊपर खंबे बनाए जाते हैं और खंबे के ऊपर जैसे हम मच्छरदानी का डंडा बनाते हैं, दंडक बोलते हैं, और उसके ऊपर हम कोई कपड़ा ऐसे डाल दें। तो पहले जमाने में इस तरह की लकड़ी के पावे बनाए जाते थे। जब वो सूख कर गिर जाता था तो इतनी उसकी आभा को बताया जाता है। और जब मैं एमडी कर रही थी एचआईवी पेशेंट के लिए, और एचआईवी पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने इसको बहुत गहरे तल पर, एक अरण्य करके एक पुस्तक थी, उसके अंदर इसके श्लोक लिखे हुए थे, सिर्फ संस्कृत में थी, उसका कोई हिंदी रूपांतरण नहीं था, इंग्लिश में कुछ कुछ वर्ड उसके ब्रैकेट में दिए हुए थे। तो इसमें बताया कि इसके अंदर एक ऑयल कंटेंट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑयल कंटेंट होता है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इसके पत्तों के अंदर होता है। तो मेरा एमडी के दौरान उस पत्तों के ऊपर ही रिसर्च थी कि क्या हम पत्तों को ड्राई करके और क्या हम उस पेशेंट को विद एआरटी मेडिसिन दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, और दे सकते हैं तो उसके ब्लड के वैल्यूज में क्या चेंज आता है। तो लगभग एमडी के शुरू करने से पहले मैंने अपने घर में ही, लकीली देखो जहाँ पर पोस्टिंग थी वहां पर मेरे घर में 3-4 बेल के पेड़ थे, और मैंने नियम बनाए कि जो पत्ते हैं, जो भी पत्ते आसपास मेरे गिरते उनको मैं इकट्ठा कर लेती, और उसके बाद 3 महीने तक मैंने उनको खुद चबा चबा कर खाया। जैसे चटनी बनाने के लिए बताया गया है कि हम जब खाली पेट इसकी चटनी बनाते हैं, जैसे 3 पत्ते होते हैं, तो 3 पत्ते जो होते हैं उनको अगर हम तोड़ भी लें, तोड़ने के बाद हम उसको, जैसे 3 और 3, 2 पत्ते बहुत अ, मतलब सफिशिएंट है, और उसको हम चटनी की तरह रगड़ के और उसको खूब चबा चबा कर उसको अंदर से खाएं, या मुंह में चबा लें या चटनी बना के खा लें। तो ये उसके अंदर जो ऑयल कंटेंट होता है वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और ये लगातार मैंने 3 महीने तक जब खाया तो क्या हुआ कि मेरी जो टंग का टेस्ट है वो चला गया। और टंग का जब टेस्ट गया तो मैंने देखा कि ये टंग का टेस्ट जाने का मतलब क्या हुआ। अगर हम सुपरफिशियली समझेंगे तो हमें ऐसा डर भी लगा कि ऐसा कुछ नुकसान तो नहीं करेगा। तो लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो टंग का टेस्ट वापिस आ गया। तो अब जब पेशेंट को देने की बारी आई, जब वो 1 साल पूरा हो गया साइनोप्सिस के बाद, जब हमने क्लिनिकल उसके ऊपर ट्रायल किया, तो ऐसे ही कुछ पेशेंट का टेस्ट चला गया, और उसके बाद कुछ महीने के बाद उसका टेस्ट वापस आ गया। तो मैंने जो पर्सनली समझा कि ये जो पेड़ है उसकी जो एक आभा कहें, ऑरा कहें, शक्ति कहें, और जो उसका अंदर का एसेंशियल जो ऑयल है, जब वो हमारे अंदर जाता है तो हमारे मनस तक मतलब पहुंचता है। ऐसा फिर मैंने कुछ पुस्तकों में पढ़ा उसको, कि जैसे हम कोई भी चीज खाते हैं तो हमारे शरीर तक रहती है, लेकिन उसके बाद उसकी गंध और एसेंशियल जो तत्व होता है वो हमारे कहीं इंद्रियों तक प्रभाव डालता है। तो एक कर्म इंद्रियां हो गई और एक ज्ञान इंद्रियां हो गई, तो जीवा जो है हमारे ज्ञान इंद्रियों से कंसर्न्ड है। तो मैंने देखा कि इंद्रियों तक कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो इंद्रियों तक प्रभाव डालते हैं। उसमें से ये एक पौधा है जो इंद्रियों तक प्रभाव डालता है, जैसे गंध तत्व के ऊपर, स्वाद के ऊपर, जो हमारी तन मात्राएं बोलते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो समय सीमा में नहीं होती। मतलब हमारे चारों तरफ जो कॉन्शियसनेस होती है
उसके अंदर ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्राएं बोली जाती हैं। अ, वो छुपी हुई होती है, और जैसे ही हम उस गंध को महसूस करते हैं अपनी इंद्रियों के माध्यम से, तो वो पंच तन्मात्राएं हमारी मदद करती हैं। जैसे हम चबा चबा कर खाते हैं तो हमारे अंदर वो टेस्ट आता है। और वो टेस्ट क्यों आता है? क्योंकि हम बार बार चबा रहे हैं और उसको इतना महीन कर लिया, इतना महीन किया कि चबाने से वो जो मधुरता आई, उस मधुरता के बाद उसके अंदर वो शब्द तन्मात्रा मिली, और मिलने के बाद उसको हम बोलते हैं ये सात्विक भोजन है। ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे या एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे मैं ये बता रही हूँ कि जब हम, सात्विक भोजन क्या है? सात्विक भोजन वो है कि जब हम किसी भी खाने को बार बार अपने मुंह के अंदर चबाते हैं, चबाते हैं, चबाते हैं, एंजाइम्स मिलता है, एंजाइम्स मिलते हैं, चबाते रहते हैं, मुंह में बिल्कुल ऐसा महीन बन जाता है, सूक्ष्म हो जाता है। और उसी को हमारे मुंह के अंदर जो शब्द तन्मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो ये गंध तन्मात्रा है, स्पर्श तन्मात्रा है, जब आपस में मिलती है तो उस वो बियॉन्ड जो टाइम है, उसके पीछे जो सार छुपा होता है वो भी मिलने लगता है, और उसमें मिठास आने लगता है, एक अलग तरह का मिठास आता है जब हम खाना खाते हैं। तो वो जो मिठास आता है उसी को हम सत्व बोलते हैं, सात्विक भोजन बोलते हैं। और जो सात्विक भोजन इसी को बोला जाता था। ऐसा नहीं कि फ्रूट खाओ तो सात्विक भोजन है ना, या फिर बादाम खा लो तो ये सात्विक भोजन है। ऑफ कोर्स इसके अंदर सत्व ज्यादा होता है इनमें, लेकिन जब हम बार बार चबाते, मान लो हमने बादाम खाया, काजू खाया, हमने चबाया नहीं, तो अगर हमने नहीं चबाया तो वो सत्व में परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि शब्द, ये जो हमारी पंच तन मात्रा है, इनका कोई मिलान नहीं होता, अंदर मिलती नहीं है, तो मिलती नहीं है तो हम फिर उसको सत्व नहीं बोल सकते। तो सेम इसी तरीके से जब इसके ऊपर मैंने खुद में ये एक प्रैक्टिस किया, तो देखा कि इसके अंदर जो एसेंशियल ऑयल्स बताए गए हैं का जब केमिकल कंपोजिशन देखा, तो देखा कि ये सीधा डायरेक्टली हिट करता है हमारे ओजशय के ऊपर, जिसका ओजशय होता है ना। तो ओजशय कहते हैं कि जिसका ओजशय होता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। जैसे जैसे हमारी सारी धातुएं बनती हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र तक, तो ये जब सारी धातुएं बनती हैं तो शुक्र के बाद ओज बनता है। तो ये ऐसा पौधा है कि जहाँ पे हम रस से लेके ओज तक, और ओज के बाद क्या होता है? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के बाद क्या होता है? हमारी प्राणमय कोश आता है, मतलब भौतिक शरीर के बाद हमारा प्राणमय कोश, और प्राणमय कोश के बाद मनोमय कोश, और मनोमय कोश का संबंध हमारी इंद्रियों से होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसे पौधे जो हमारी कहीं इंद्रियों तक पहुंच रखते हैं, उनमें से ये एक पौधा है। और जो शक्तियों से भरपूर है। तो जब हमने ये पेशेंट को देना शुरू किया, तो अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस पेशेंट को हुए इसके पाउडर खाने से। तो स्पेसिफिकली एक रायपुर में एक जगह है जहां पर लगभग 60-70 एकड़ में बेल के पेड़ लगाए गए हैं, और उसके ऊपर इसी तरह का साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है। और छोटे पौधों का, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े। और एक होता है 3 पत्तों का बिल्व होता है, एक होता है एकल अ, बिल्व होता है, ऐसे 5 पत्तों का भी बेल होता है, ऐसे 7 पत्तों का भी बेल होता है। तो ये भी मेरे को, जब मैं रायपुर गई ये एमडी के दौरान, तब मेरे को ये पता लगा कि अच्छा, जब हम 3 पत्तों का बेल तो देखा था, लेकिन एक पत्ता, 3 पत्तों से एक पत्ता बन जाता है, वो बेल नहीं देखा था। तो उसके अंदर ये देखा गया कि उसके अंदर कुछ पोटेंशियल उस 3 पत्तों से लिटिल बिट ज्यादा होती है। तो इस तरीके के अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, और ये फिर बाद में आया कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है अगर हम इसके पत्तों को चबा चबा कर खाते हैं। लेकिन कुछ दिन टेस्ट जाएगा, टेस्ट चला जाएगा, किसी का नहीं जाता, किसी का चला जाता है। तो कुछ ब्लॉकेजेस होती हैं, जैसे कोविड में भी हमने देखा कि हमारा गंध तत्व चला गया, टेस्ट चला गया। तो कोविड में भी इसका सब अपना अपना इंटरप्रिटेशन कर रहे थे कि क्या हुआ। लेकिन
हम अपने आयुर्वेद में अपना इंटरप्रिटेशन है कि इसका मतलब कोविड का जो इफेक्ट है वो हमारे मनस्तक इंद्रियों तक गया, और जो बहुत सेंसिटिव होंगे या जो बहुत स्ट्रेस में होंगे उनका कहीं ना कहीं ये इफेक्ट हुआ। और उसके बाद कुछ सालों तक, 1 साल तक भी ऐसे पेशेंट देखे कि उनका वापस वो टेस्ट और गंध तत्व वापस नहीं आया, और धीरे धीरे फिर उनका प्राणायाम के माध्यम से वो टेस्ट और गंध तत्व वापस आए। तो ये इसकी कहानी है। और दूसरा जो स्वाति नक्षत्र का जो पेड़ है अर्जुन, इसके बारे में भी हम सब जानते हैं। ये आयुर्वेद लिखता है, हमारे अष्टांग हृदय एक पुस्तक है, उसमें ये लिखा गया है कि भोजन को अलग एक स्थिति, मतलब एक महिमा दी गई है, भोजन की बिल्कुल महिमा अलग बताई गई है। और जो औषध है उनकी महिमा बिल्कुल अलग बताई है। औषध को कहा गया है कि ये जो औषध है यही आपका आहार है, और आहार को कहा गया कि आहार ही आपकी औषध है, ऐसे बोला गया। तो आहार औषध है ना। तो आहार तो ठीक है, हम जितना खाते हैं उसको अगर हम नियंत्रण में खाते हैं तभी वो औषध के रूप में हमारे शरीर के लिए काम करती है। लेकिन जो औषधीय पेड़ों की बात की गई है वहां पे ये कहा गया है कि पहले मुंह में डालने से पहले आपके पास वो जो पेड़ों की शक्ति है, आप उसको बिना मुंह में डाले हुए, बिना अपनी केमिस्ट्री को हिलाए हुए, अपनी बॉडी के अंदर की केमिस्ट्री को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना होता। और जब हम इस को पढ़ रहे थे रसायन के अध्याय में, जो चरक संहिता बुक है उसमें, और अष्टांग हृदय है उसमें, हम पढ़ रहे थे कि ऐसे पेड़ जैसे हरितकी है, आंवला है, अर्जुन है, ये पेड़ ऐसे हैं, इनके पास भी चारों तरफ इतना इनका हवा मंडल होता है, ये बिना उसको, पेड़ को डिस्टर्ब किए और बिना अपनी अंदर की बॉडी की केमिस्ट्री को डिस्टर्ब किए हम सिर्फ उसके पास जाके बैठ जाएं, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, पर्टिकुलर हम कोहेरेंस जिसको बोलते हैं, रेजोनेंस होता है कि अर्जुन के पेड़ के पास जाओ तो हमारा हृदय चक्र विकसित होता है, हमारे हृदय चक्र के अंदर जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं वो ऑटोमेटिकली खुल जाती हैं। और हरितकी के पेड़ के पास जाओ तो पेड़, जो मणिपुर चक्र है, पेट के अंदर कोई दिक्कत है तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे उसकी हीलिंग होती है। ऐसे वहां पे आंवला है, जैसे आंवले के पेड़ के नीचे भी बैठकर हम अपनी त्वचा के रोगों को ठीक कर सकते हैं। जैसे आंवला है तो आंवले में क्या होता है कि आप देखोगे आंवले का, आप बिल्कुल पास में जाएं और उसकी, उसको ट्रंक को हाथ लगाएं ना, उसके तने को जब हाथ लगाएंगे देखेंगे तो बहुत सॉफ्ट सी उसकी त्वचा होती है, और ऐसा पत्ता, पत्ते की तरह होती है, बहुत सॉफ्ट उसकी छाल होती है, वो आराम से नीचे गिर जाती है। और अलग अलग निशान होते हैं, ऐसे चिकत्ते से होते हैं, कहीं वाइट है कहीं ब्लैक है। तो ये डिपिक्ट होता है कि जो ये त्वचा के लिए बहुत अच्छा काम करता है, कि त्वचा के रोगों में उसको दिया जाता है। और ऐसे ही अर्जुन की जो छाल है उसको हम हृदय के लिए देते हैं। तो आप इसके फलों को जब देखेंगे तो जो नीचे गिरते हैं तो उसके ना इसी तरीके से बॉक्सेस होते हैं छोटे छोटे। आप अर्जुन के पेड़ के पास जाएं और उसको देखें कि जैसे हमारे 4 सेप्टम हैं हार्ट के, ऐसे उसके भी 4 सेप्टम होते हैं जो फल के। तो उसी से सिनोनिम निकलते हैं अर्जुन के ना। तो वो सिनोनिम इसलिए निकाले गए क्योंकि वो हृदय के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बजाय कि हम उसकी छाल खाएं, उसके पास हम बैठे और उसको अपना दोस्त बना ले। अगर मान लो हृदय में हमारे कोलेस्ट्रॉल का कोई प्रॉब्लम है ना, कोई हमारी धड़कन तेज हो जाती है, हमारे अंदर फियर है, इनसिक्योरिटी है, एंजाइटी है, अंदर से हम खुश नहीं है ना, अंदर से हमारा भाव ऐसा है कि हम किसी को देख नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हम जरूर से जरूर अर्जुन को हम अपना दोस्त बनाएं, और उसके माध्यम से हम अपने हृदय चक्र को विकसित कर सकते हैं, अनाहत चक्र को। लेकिन ये प्रयोग करने की बात है। हम तो जब अपने कॉलेज टाइम में
गुरुकुल में पढ़ते थे तो हमने बहुत सारे टेस्ट अपने आप ही किए। जैसे नीम के पेड़ की बात मुझे याद आ रही है कि नीम का एक ऐसा पेड़ है कि उसको भी शीतला बोला गया है ना। जैसे नीम झाड़ते थे, ऐसे झाड़ते थे ना कि भाई उस बाबा के पास चले जाओ, नीम झाड़ेगा तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी। ऐसे नहीं होता था वो। उसके अंदर वो ताकत थी, शीतला माता का प्रतीक है वो। कि उसके पास हम बकवास नहीं कर सकते जाके, और बेकार की बातें नहीं कर सकते। किसी भी पेड़ के पास जाके हम कोई भी फिजूल की बात नहीं कर सकते, क्योंकि उसका एक अपना आभा मंडल है, उसका अपना एक गॉड है। और उसके माध्यम से वो हमें दूर से रहते हुए भी ब्लेस करता है। तो नीम एक ऐसा पेड़ है जो हमें दूर से रहते हुए ब्लेस करता है ना। और हम इसके ऊपर जब एंट्री होती है तो नीम के पत्ते और हरी मिर्च बांधते हैं। ये तो आपने देखा ही होगा, हल्दी बांधते हैं ऐसे करके। वो क्यों? क्योंकि अंदर वो एनवायरनमेंट की शुद्धि के लिए इसे बांधा जाता था। ये डिपिक्ट करता था, वो डिपिक्शंस है कि कोई भी अंदर आए तो अपनी उस नेगेटिविटी को छोड़कर अंदर आए। तो उसका प्रभाव बताने के लिए करा जाता था। तो चलो आज हम इतना ही करते हैं, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा विशुद्ध प्रेम को पढ़ लेते हैं। हाँ। ओके। तो हम यहाँ पर थे। अब इसमें जो हमने कल पढ़ा, उसके लिए हमें ना राधा तत्व को पहले हमें समझना है, और थोड़ा गहराई से समझना है। इसे मैं अगला कर देती हूँ। एक मैंने पिक्चर जो लगाई है उसको हम ध्यान से देखेंगे ना। तो जो राधा तत्व है उसको समझिए बहुत ध्यान से, क्योंकि हम अब सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, जान नहीं रहे हैं, हम अपने दिल के अंदर उस राधा तत्व को जगा रहे हैं। तो जो राधा तत्व है, किसी भी पेड़ को आप देखें, किसी भी जानवर को देखें, पूरे नेचर को देखें ना। तो पहले हम सुनते हैं और उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस करेंगे 2 मिनट की। पत्तों का कन कन, एक पत्ता लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। पत्ते का कन कन आपस में मिला हुआ है। जो प्रेम होता है वो एक बाइंडिंग फोर्स, एक अट्रैक्शन है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, कुछ पल के लिए भले ही वो प्रेम भौतिक हो, लौकिक हो, एक अट्रैक्शन होती है, मिलना चाहते हैं। हम उसको कहते हैं कि तुम यही रहो, तुम मत जाओ ना। हम चाहते हैं कि जिससे प्रेम हो गया वो हमेशा हमारे पास रहे। और राधा तत्व इसको डिपिक्ट करते हैं। राधा तत्व, यही राधा तत्व है कि जब हमें किसी से प्रेम होता है। अभी हम लौकिक स्तर पे बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये बात समझनी है। एक अट्रैक्शन, एक बाइंडिंग फोर्स ना। सब कुछ भूल जाते हैं हम, और हम सब कुछ भूल कर सिर्फ हमारे दिमाग में एक बवंडर होता है कि हम सिर्फ उस सामने वाले को देखते रहते हैं कि तुम मत जाओ, तुम यही रहो, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, जी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो लौकिक स्तर पर राधा तत्व उत्पन्न हो रहा है। और लौकिक स्तर पर फिर क्या होता है कि कुछ देर के बाद हम थक जाते हैं, हम भूल जाते हैं। और फिर धीरे धीरे वो जो रिश्ता बनता है, वो धीरे धीरे, जो एक अट्रैक्शन पहले दिन हुई, पहले क्षण हुई, वो अट्रैक्शन फिर धीरे धीरे दूर होने लगती है, और वो अट्रैक्शन नहीं रहती। लड़ने लगते हैं, उसके अंदर खामियां नजर आने लगती हैं। और हम, वो एक अट्रैक्शन जो फोर्स थी, जो बाइंडिंग फोर्स थी, वो हमारे से दूर हो जाती है। हम उसको डिसइंटीग्रेट कर देते हैं। डिसइंटीग्रेशन होने लगता है कि ठीक है, छोड़ो, है ना। हम उससे दूर होते हैं। लौकिक स्तर पे जो प्रेम है वो ऐसा होता है। और फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शायद वो प्रेम कहीं पनपता नहीं। हमारे अंदर उस तरह के फिजियोलॉजिकल लेवल पे वो हार्मोन्स भी नहीं जन्म लेते, जो पल भर के लिए हमने जब किसी से प्रेम किया था। और प्रेम जब हम करते हैं तो वो अंदर से एक बाइंडिंग के रूप में, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ाव होता है। तो हम एक पत्ते का जब एग्जाम्पल देखते हैं, पत्ते से हम ये समझ सकते हैं कि उसके जो कण कण है आपस में वो मिले हुए हैं।
और उसके पीछे एक फोर्स है जिसको हम क्रिएशन बोलते हैं, प्रकृति बोलते हैं। और प्रकृति क्या करती है कि उस बाइंडिंग फोर्स का जो इम्प्रिंट है वो अपने पास रखती है संभाल के। अदरवाइज तो हमारे जैसे मनुष्य जो है उसको तहस नहस कर दें अगर उसके पास ये इम्प्रिंट का फॉर्मूला आ जाए। मतलब क्रिएशन अपना जो इम्प्रिंट, जो बाइंडिंग फोर्स का फॉर्मूला है, जो कॉस्मिक लव का फॉर्मूला है, वो अपने पास रखती है, वो हमें नहीं देती। और अगर हमें दे दे, हमें समझ आ जाए प्रेम तत्व क्या होता है, राधा तत्व क्या होता है, तो शायद फिर हम शाश्वती हो जाए, फिर हम, हमारी मृत्यु नहीं हो सकती। तो राधा तत्व क्या है कि बाइंडिंग फोर्स, बाइंडिंग, अगर वो डिसइंटीग्रेट हो गई तो विशुद्ध प्रेम खत्म हो। डिसइंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की कहानी है। जैसे ये जो पिक्चर है, मैंने रुडोल्फ स्टीनर के जो स्कूल है, जो स्टूडेंट हैं, वो जब करते थे, पेंटिंग करते थे, तो वहीं से मैंने ये पिक्चर मैं खोज रही थी, तो एकदम से पिक्चर सामने आई कि आपका जो हार्ट है वो किस प्रकार से विकसित होता है, बड़ा होता है। तो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे जब पेंटिंग करते तो उसके अंदर उनको खुद नहीं पता होता कि हम क्या करें, लेकिन उनको ये पता होता है कि हम बहुत प्रेम से पेंटिंग कर रहे हैं, है ना। तो प्रेम एक ऐसी चीज है जहां पे हमें बाइंडिंग फोर्स है, वो इंटीग्रेशन है। हम जब पेंटिंग करते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं चारों तरफ क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है ना। अपने अपने आप का खाना भी भूल जाते हैं जब हम पेंटिंग में या कुछ पढ़ाई में लीन होते हैं। तो वो एक बाइंडिंग फोर्स है ना, वो हमारा राधा तत्व है। अब जब हम राधा तत्व को इस तरीके से समझते हैं कि एक एक जो पत्ता है उसके कण कण आपस में जुड़ा हुआ है, लिटिल बिट भी अगर प्रकृति के इम्प्रिंट में डिस्टरबेंस होती है उस एनवायरमेंट में, तो वो जो पत्ते का निर्माण है, जो कण कण आपस में जुड़कर एक बहुत ब्यूटिफिकेशन के रूप में, बहुत ही मैथमेटिकल ऑर्डर के रूप में वो बनता है, जिसको हम महत बोलते हैं, मतलब इंटेलिजेंस है। तो कॉस्मिक लव और इंटेलिजेंस दोनों आपस में मिलके काम करते हैं, उसकी ब्यूटिफिकेशन जो है वो राधा तत्व करता है। हम किसी भी नेचर को देखें तो उसके अंदर एक मैथमेटिकल ऑर्डर हमें नजर आता है ना, कि अगर पत्ता टूट रहा है तो सेम वैसा ही आता है, क्योंकि प्रकृति के पास उस इम्प्रिंट का क्या कहेंगे, कोड है ना। और वो जो कोड है वो बियॉन्ड टाइम है। तो राधा तत्व भी बियॉन्ड टाइम है। तो हम जब किसी से प्रेम करें, जब हम किसी को भी पानी भी दे, खाना भी दे, तो उस पल में हमें वो एक अपने हृदय से क्या वो अट्रैक्शन हो रही है, थोड़ी देर ठहराव करना है। और ठहराव करने के बाद कुछ सेकंड, तब हम किसी दूसरे को बहुत ही प्यार से परोसे, कोई भी चीज, खाना, या हम बहुत प्यार से बात करें ना, और बहुत संयम से, विवेक से बात करें, तो तब हम उस राधा तत्व को समझ सकते हैं। ठीक है। तो जो हमारी पूरी सृष्टि है पूरी प्रेम से भरी हुई है। जहां पर वो सृष्टि हमें लगती है कि कहीं पे डिस्टर्ब्ड है, तो उसमें प्रकृति का कोई दोष नहीं है, उसमें मनुष्यों का दोष है, क्योंकि मनुष्य इस प्रेम तत्व को समझ नहीं पाए। और उसी की वजह से जो हमारा सिस्टम है, नीचे से लेके ऊपर तक जो ऑफिसर्स हैं या जो भी लोग हैं जो बैठे हैं, उनको प्रेम तत्व के बारे में कुछ रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है ना। वो एक लौकिक स्तर पे ही प्रेम समझ बैठे हैं। तो जब तक हम उस गहराई को, उस समय से परे जाने का नहीं लांघेंगे, तब तक हम उस प्रेम की का जो स्वरूप है या उसका एक प्रॉपर्टी है बाइंडिंग फोर्स, तब जब तक हम उस बाइंडिंग फोर्स को अंदर से महसूस नहीं करेंगे, तब तक हम उस राधा तत्व को सिर्फ सुनते रहेंगे। मतलब हम उसको सिर्फ सुन सकते हैं, लेकिन अंदर से उपजा नहीं सकते। वो बीज अ, फूट नहीं सकता ना, उस बीज से वो
एक छोटा सा पौधा नहीं बन सकता। तो जो विशुद्ध प्रेम है वो बहुत गहरा सब्जेक्ट है, और इतना गहरा है कि इसको हम आ, कहानी में या इसको हम दोहे में, पदों में बांध नहीं सकते। तो श्री ध्रुवदास जी भी, उनका अगर आप प्रीफेस पढ़ेंगे, पहले जो श्री ध्रुवदास जी की 42 लीला है, उसमें पहले कुछ पेज पाठ होने से, शुरू होने से पहले वो कहते हैं कि तुम्हें अपना मन बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा। अगर मन है तो आप विशुद्ध प्रेम को नहीं समझ सकते हो। तो विशुद्ध प्रेम एक ऐसी चीज है जहाँ पे आप हो नहीं, आपका एग्जिस्टेंस नहीं है ना। आपका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। अगर आपने मन में कुछ सोच लिया कि अच्छा मेरे को इतना ज्ञान आ गया प्रेम के बारे में, तो हम मतलब मूर्ख नहीं, महामूर्ख है ना। वहां पे वो लिख रहे हैं कि फिर तो तुम इस लौकिक स्तर के ऊपर ही अभी अपने उस प्रेम को समझ रहे हो, है ना। तो अब हम जब ये प्रीति 24वीं अध्याय ही क्यों लिया, इसलिए लिया क्योंकि हम प्रेम के प्रति उत्सुक हैं। अभी हम दूसरा भी अध्याय ले सकते थे, लेकिन प्रीति कैसे होती है, प्रीत कैसे होती है, प्रीत करना आना चाहिए, है ना। प्रीति 24वीं का मतलब कि वृंदावन बन जाना। कि अगर हम जब इस विशुद्ध प्रेम को पढ़ रहे हैं तो हमारे चारों तरफ जो भी है, सृष्टि में जो भी हमारे चारों तरफ, चाहे वो मनुष्य योनि है, पौधा योनि है ना, पशु योनि है, पत्थर योनि है, कोई भी योनि है आपके लिए, वो सब विशुद्ध प्रेम से भरा हुआ है। ये एक एग्जिस्टेंस अपने अंदर हमें जगाना होगा, तब हम उस विशुद्ध प्रेम को समझ पाएंगे। बहुत धीरे चलेंगे, जल्दी चलने की हमें जरूरत नहीं है। बीच में कुछ और सब्जेक्ट भी आएंगे, वो अपने आप एक फ्लो में यूनिवर्सली जैसे चल रहा है हम वैसे ही चलेंगे। लेकिन एक मतलब रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि विशुद्ध प्रेम को हमें इस लाइफ में जानकर ही यहाँ से जाना है, उसको निभाना है, उसको सीखना है। साइंटिफिकली क्या होता है ये हमें सीखना है, कि रियल में जो हम राधे राधे बोलते हैं, राधा तत्व बोलते हैं ना, तो स्वामी शिवानंद जी और स्वामी सत्यानंद जी की जो पुस्तकें हैं, मैं उसका आज लिंक भेजूंगी आप लोगों के पास। एक पुस्तक लगा लो, सिर्फ एक पुस्तक, कोई भी जो आपको पसंद हो, मैं उसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगी। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ना है बस। इसमें इंस्टा में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है, यूट्यूब के ऊपर अपनी जिंदगी मत बर्बाद करो, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है कि जो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, प्रैक्टिकल बात नहीं है। कोशिश करो कि एक पुस्तक लगाओ और उसको पढ़ो। तो मैं लिंक भेजूंगी और उसमें से कुछ पुस्तकें भी सजेस्ट करूंगी कि उन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। जो भी आपको अंदर से अपील करे वो आप पढ़िए। उसके बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, कुछ भी आप कर सकते हो। मतलब आपके पास ही जिंदगी का पूरा, अगर आप पूरी जिंदगी को उस लिंक से पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो पूरी जिंदगी कम है, मैं ये कहना चाह रही हूँ। उसको जरूर से जरूर करें, पढ़ें उसको। ये फोन में मत अपनी जिंदगी गंवाएं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं इसको एक बार, या मुझे लगता है कल ही शुरू करेंगे। आज हम थोड़ा मेडिटेट करते हैं ना, 1-2 मिनट ऐसे करें। तो ये पिक्चर आप देख लें, बहुत ध्यान से ये पिक्चर भी देखें, और इससे पहले भी जो मैंने पिक्चर लगाई है, ये पिक्चर भी कैसे हमारा हार्ट एक्सपैंड होता है। और ये पिक्चर भी आप बिल्कुल ध्यान से देखें। जब आप अभी विशुद्ध प्रेम की प्रैक्टिस करेंगे तो इस पिक्चर को भी देखिए और इस पिक्चर को भी देखिए, किस प्रकार से हमारा हृदय विकसित होता है जब हम विशुद्ध प्रेम की तरफ जाते हैं। अंदर से उपजाना है जो हमारे बीज रूप में वो कॉस्मिक लव पड़ा है हमारे अंदर। ठीक है, तो आराम से बैठे, आंखें बंद करें, बहुत ही प्यार से ये सोचकर कि मैं 3 से 4 मिनट या 2 से 3 मिनट आराम से उस विशुद्ध प्रेम को समझूंगा। आंखें जैसे ही बंद हो तो ये बताने की जरूरत ना हो कि अब मैं क्या करूं। आंखें बंद होने के बाद आंखें खोली नहीं, क्योंकि हमारा पीनियल ग्लैंड अपना काम करना शुरू करता है, हार्मोन्स अपना काम करना शुरू करते हैं। तो आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी,
और सिर से लेके पैर तक उसको बार बार अपने आप को देखते रहो कि मैं सिर से लेके पैर तक अपने आप को देख रहा हूँ। मेरी आंखें कैसी हैं, मेरा चेहरा कैसा है, चेहरे का भाव कैसा है, मतलब अपने आप को पढ़ना। गर्दन, छाती, दोनों हाथ, नाभि के चारों तरफ, कमर का पीछे का हिस्सा। और हमारा सब्जेक्ट है विशुद्ध प्रेम। दोनों टांगे अपने आप के भीतर गहरे उतरते चले जाओ और अपने आप से पूछो कि मेरे पास वो जो बीज है कॉस्मिक लव का, वो कहाँ है। और अभी तक की जिंदगी में मैं उस विशुद्ध प्रेम को कितना समझा। कुछ सेकंड क्वेश्चन मार्क में डालें कि ये राधा तत्व जो मेरे 10 द्वार हैं उससे परे, जो कॉस्मिक लव है, मेरे पास कहाँ है। मैं तो चेतन हूँ, मेरे पास इंद्रियां भी हैं, मेरे पास मन भी है, या और भौतिक स्तर पर मुझे हाथ पैर भी दिए हैं, जबान भी दी है, सुनने की शक्ति भी दी है, सब कुछ तो है। और ये कहाँ है, विशुद्ध प्रेम है कहाँ, कॉस्मिक लव जो मेरे अंदर उस चेतना के माध्यम से मेरे पास कूट कूट कर मेरे पास भर दिया गया था जब मेरी सोल इस धरती पर आई। उसी की वजह से मेरे इस पूरे शरीर का एक मैथमेटिकल ऑर्डर में निर्माण हुआ। मेरे हाथों की उंगलियां, मेरे पैरों की उंगलियां, मेरी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर उस विशुद्ध प्रेम, उस बाइंडिंग फोर्स से ही तो निर्माण हुआ। तो मैं अपने भीतर उस विशुद्ध प्रेम को, जब हम हाथों से प्यार करते हैं, ढूंढो कि कहाँ पर है या नहीं। अंदर से खुद में आवाज आएगी, एक अंतःकरण की साउंड है। अंतर्दर्शन है, दो चीजें सीखनी है। अंतर्दर्शन, क्या दिखाई दे रहा है, मन में कुछ नहीं, मन का कोई विचार नहीं है, विचार है तो इतनी सब मन में है, कुछ नहीं, सिर्फ देखना है। देखो कहाँ है, पहले चेहरे पर ढूंढो, चेहरे पर माथे को देखो, तनाव है, गुस्सा है, कुछ माथे पे त्योरियां हैं, ईगो है, या प्यार है तो यहाँ पर भी दोनों आंखें, क्या देखा है आंखों ने जिंदगी में अभी तक, नेचर को समझ पाए, ब्रह्मांड को जान पाए, उस बाइंडिंग फोर्स को समझ पाए प्यार के माध्यम से। आंखों ने कौन सी ब्यूटी को देखा कि जिससे कभी एक प्यार की बूंद टपकी हो, है या नहीं, बस इतना ही आज आंसर करना है, यस और नो। कानों से कभी बहुत मधुर आवाज सुनी, वो एक शाश्वत क्षण याद हो कि जिसके प्रति मैं अपने आप को जीवित महसूस कर सकूं। मेरी जीवा से ऐसा कौन से प्यार के शब्द निकले हैं कि मैं सोचूं कि मेरी जीवा, मेरी वाणी उस क्षण शाश्वत हो गई हो कि जब मैं विशुद्ध प्रेम में डूबा हुआ। मतलब कि अंदर से देखना है कि मैं उस विशुद्ध प्रेम को जानता हूं या नहीं जानता हूं, बस इतना सही अपने अंदर उस कमांड को रखना है। गर्दन के पास कौन सी वाणी ऐसी मैंने बोली कि जिससे दूसरे वाले को मैं सुख दे पाया।
अपने सामने वाले को सुख देना, या लौकिक स्तर पर ही मैंने उसको प्रेम को समझा। हृदय के पास आ जाए, और जो अभी पेंटिंग हमने देखी है हृदय की, उस हृदय की पेंटिंग के देखने के माध्यम से विजुअलाइज करें कि मेरा हृदय विकसित हो रहा है, विकसित हो रहा है, विकसित हो रहा है, विकसित हो रहा है। अगर विकसित हो रहा है तो कौन से कलर्स आ रहे हैं? अंदर ही अंदर दर्शन करें, दर्शन, रियल साइंटिफिक वे। अंदर किस तरह के कलर्स दिख रहे हैं हृदय के पास? काला, पीला, पिंक, कैसा? हृदय विकसित होता है तो कालापन दूर हो जाता है। कलर दर्शन करना, सोचना नहीं कि ये कलर आ रहा है, मुझे ये कलर चाहिए, नहीं, मन का कोई रूल नहीं। निश्चित प्रेम में मन कहीं एग्जिस्ट करता नहीं है, दर्शन है सिर्फ। और नाद है, अंतःकरण का नाद है, सुनता है। क्या सुनाई दे रहा है? कि विशुद्ध प्रेम है या नहीं, किया या नहीं? नहीं किया तो वो भी सुनो, और किया तो भी सुनो। आकलन नहीं करना, मन के अंदर नहीं जाना, सिर्फ सुनना है। महत कॉस्मिक इंटेलिजेंस के ऑर्डर को देखना है, मैं कहाँ से गड़बड़ हूँ। कॉस्मिक इंटेलिजेंस तो सब मैथमेटिकल ऑर्डर में हमें निर्माण करता है, पर हमने उस निर्माण में कहाँ पे डिफेक्ट कर दिया है। फिर से हृदय की पेंटिंग को देखें, दोनों पेंटिंग्स। हृदय विकसित हुआ या वहीं पर ही है? कौन सा कलर है? धीरे धीरे ये हृदय का विकसित होना मेरे पूरे चेस्ट एरिया में, बैक एरिया तक, मेरे हृदय का ऑरा बढ़ रहा है, और पूरे शरीर को मैं प्रकाश में देख रहा हूँ। अब कोई भी ऐसा फूल, पेड़, पत्ता, या कोई भी अपना साथी जिसको आप प्रेम करना चाहते हैं, कोई भी भगवान, राधा जी, कृष्ण जी, कोई भी जो आपको एकदम से आपके सामने दर्शन दिया, सोच कर नहीं, जो भी आपके सामने आया, सोचा तो इसका मतलब मन में चले गए नहीं, जो सामने दिख रहा है, दर्शन हो रहा है, नदी, समुद्र, धरती, जो भी सामने आया उसी से प्रेम करना सीखें। प्रेम में क्या कहेंगे आप? जो भी सामने है, नदी बह रही है, जो भी आपके सामने है, उसको क्या कहना चाहते हैं? कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, कोई और शब्द? साइलेंस में बैठ के उसको देखना चाहते हैं, क्या आपके अंदर से आ रहा है? पूरे 30-40 सेकेंड साइलेंस में आप सिर्फ उससे बात करें। बात करते हुए हृदय के अंदर किस तरह की तरंगे उठ रही हैं, उसको सिर्फ देखना है। ये नहीं कि तरंगे ऐसी हैं वैसी, मन का कोई रोल नहीं है। चेतना और विशुद्ध प्रेम का मिलन है, यही प्रीति जोड़नी है, यही प्रीत है।
अब आराम से सामने जो भी आपके सामने आया उसको थैंक्स करें, उससे को प्यार करें। और देखें कि आपके अंदर क्या परिवर्तन हुआ। शरीर से परे मन में, शरीर से परे भीतर, अंतर जगत में कहीं कोई बीज पड़ा है प्रेम का, तो फिर से विकसित हो रहा है। धीरे धीरे गहरी सांस भरे, नाभि के नीचे तक गहरी सांस छोड़ो, फिर से भरे, नाभि के नीचे तक पेट को फुला लें, फिर धीरे धीरे छोड़ दें, फिर से भरे, छोड़ दें। और अपने हृदय के भीतर उस स्पेस को देखें कि मेरा हृदय अब विकसित हो रहा है। मेरे हाथों में, मेरे पैरों में, मेरी वाणी में, मेरी जीवा में, मेरी आंखों में प्रेम तत्व जाग रहा है। टिमटिमाते हुए तारे दिख रहे हैं। ऐसा करते हुए धीरे धीरे बस अपनी उस विशुद्ध प्रेम की साधना से धीरे धीरे अपना समय लेते हुए वापिस आए और आराम से अपनी आंखें खोलें।